Assalamu alaikum students. I am your chemistry teacher today, 20 April 2020. This lecture for 9th senior, all boys and girls. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। कल आप लोगों ने रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल पढ़ा, आज आप लोगों ने बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ना है और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़नी है और करनी भी है। Topics which will be revised today, बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे आप लोग, उसके पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे कि उसने क्या कहा था, उसके जो है वो क्या नज़रिया था। उसके बाद बोहर और रदरफोर्ड में डिफरेंस पढ़ेंगे कि बोहर ने क्या कहा और रदरफोर्ड ने क्या कहा। उसके बाद शेल और सब शेल के बारे में पढ़ेंगे, शेल क्या होते हैं, सब शेल क्या होते हैं, और उसके बाद लास्ट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, बोहर एटॉमिक मॉडल। नील बोहर प्रेजेंटेड अनदर मॉडल ऑफ एटम इन 1913। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि रदरफोर्ड ने जो है वो जो मॉडल दिया था उसमें कुछ डिफेक्ट्स थे, ठीक है। तो उसको आगे लेके चलते हुए जो है वो बोहर ने फिर एक मॉडल दिया जिसको हमने कहा बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। और इसने ये मॉडल जो है वो 1913 में दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है द क्वांटम थ्योरी ऑफ मैक्स प्लांक वाज यूज्ड एज अ फाउंडेशन फॉर दिस मॉडल। अब बोहर ने अपनी मॉडल की बेस रखी किस पे? क्वांटम थ्योरी पे, और क्वांटम थ्योरी थी मैक्स प्लांक की, और ये बेसिकली फिजिक्स की थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू बोहर मॉडल, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इन एन एटम डज नॉट एब्जॉर्ब और इमिट एनर्जी कॉन्टिन्यूसली। उसने कहा था रदरफोर्ड ने कि एटम जो है वो मुसलसल एनर्जी, इलेक्ट्रॉन उसके मुसलसल एनर्जी खारिज करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एटम का वो मुसलसल एनर्जी खारिज या जज़ब नहीं करता। द एनर्जी ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड। किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जब वो घूम रहा होता है तो वो फिक्स्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब होता है फिक्स होना, ठीक है। एज इट रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी, कि जब वो फिक्स्ड एनर्जी वाले ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उस इलेक्ट्रॉन जो है वो ना एनर्जी खारिज करता है और ना ही जज़ब करता है। अब उन जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, ठीक है, उसको आप लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। हम पढ़ते हैं इसके पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल, यानी कि बोहर एटॉमिक मॉडल के अहम निकात कि उसने क्या क्या कहा था। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पोस्टुलेट है उसका, द हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे उसने हाइड्रोजन एटम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि उसने जो एटम पे, जिस एटम पे स्टडी की थी वो था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में सबसे छोटा एटम है, इसको स्टडी करना आसान है, इसलिए उसने जो है वो हाइड्रोजन एटम को चूज किया। हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ अ टिनी न्यूक्लियस, उसके पास छोटा सा न्यूक्लियस होता है, एंड इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन वन ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस आर अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के गिर्द रेडियस आर में सर्कुलर ऑर्बिट में जो है वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, जैसा कि आप लोगों को सामने डायग्राम में नजर आ रहा है। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके अराउंड जो है वो आप लोगों के पास एनर्जी लेवल्स हैं, जिनको मैंने आप लोगों को बाद में बताना है कि ये शेल्स हैं, आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो या इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है। पोस्टुलेट नंबर 2, ईच ऑर्बिट हैज अ फिक्स्ड एनर्जी दैट इज क्वांटाइज्ड। अब हर ऑर्बिट की, हर एनर्जी लेवल की जो है वो एनर्जी जो होती है वो फिक्स होती है, मखसूस होती है, ठीक है। यानी कि वो चेंज नहीं होती,
अगर उस एनर्जी लेवल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी उसी एनर्जी लेवल में घूम रहा है तो दोनों की एनर्जी सेम होगी क्योंकि वो एक ही ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, जब तक एक इलेक्ट्रॉन अपने ही ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इट डज नॉट इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी, तब तक ये ना ही एनर्जी जो है वो खारिज करेगा और ना ही जज़ब करेगा। द एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा हो गया कि अब इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जज़ब या खारिज कब करता है, तो उसने ये भी बताया, इसका भी आंसर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी खारिज या जज़ब तब करता है जब वो अपना ऑर्बिट छोड़कर किसी दूसरे ऑर्बिट में चला जाए। ठीक है। अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 4, अब मैंने आप लोगों को कहा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी खारिज या जज़ब तो करेगा जब वो अपने ऑर्बिट से किसी दूसरे ऑर्बिट में जाएगा। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि वो एब्जॉर्ब कब करेगा और रिलीज कब करेगा, इमिट कब करेगा। ठीक है। इसका भी आंसर जो है वो बोहर ने दिया, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर ऑर्बिट टू हायर ऑर्बिट, जब एक इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जाएगा तो वो एनर्जी को इट एब्जॉर्ब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, जज़ब करेगा। एंड व्हेन इट जंप फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, और जब ये हायर से लोअर ऑर्बिट में जंप करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, इट इमिट एनर्जी, तो ये एनर्जी खारिज करेगा। समझ आ रही है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर की तरफ जाएगा तो हायर पे एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है। अब उसको भी अपनी एनर्जी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एनर्जी ज़्यादा करने के लिए वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर पे आता है तो लोअर वाले की तो एनर्जी कम है, तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को कम करना पड़ेगा। एनर्जी कम वो कैसे करेगा, वो एनर्जी रिलीज कर देगा, इमिट कर देगा। समझ आ रही है। तो इस चेंज को जो है वो उसने फिर एक इक्वेशन के जरिए भी बताया। दिस चेंज इन एनर्जी जो तो चेंज होती है, ठीक है, चाहे वो एब्जॉर्ब कर रहा है चाहे वो रिलीज कर रहा है, तो एनर्जी के अंदर जो है वो चेंज तो आता है, तब्दीली तो आती है। अब वो क्या है, डेल्टा ई इज गिवन बाय द प्लांक इक्वेशन। चेंज इन एनर्जी जो है वो डेल्टा ई है और ये प्लांक्स की इक्वेशन है। डेल्टा ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच वी। एच जो है वो प्लांक कांस्टेंट है और वी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। तो यहाँ पे E2 मतलब के हायर एनर्जी लेवल और E1 मतलब के लोअर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे जब हायर से लोअर में आएगा तो एनर्जी रिलीज होगी जो कि आप लोगों को रेडिएशंस की फॉर्म में, फोटॉन्स की फॉर्म में जो है वो नजर आएगी। समझ आ रही है। वर H इज प्लांक कांस्टेंट इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। ठीक है। ये H की या प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है एंड V इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, उस लाइट की जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अब आप लोगों को दो डायग्राम्स नजर आ रही हैं, ए वाली डायग्राम और बी वाली डायग्राम। ए वाली जो डायग्राम है वो है एब्जॉर्प्शन की और बी वाली जो है वो है इमिशन की। अब यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर से हायर ऑर्बिट में जब जा रहा है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। आपको एरो अंदर की तरफ जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ देखें, अब इमिशन वाली है कि जब आप लोगों के पास जो ब्लू वाला एरो है वो अंदर की तरफ लगा हुआ है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, तो देखें जो ऑरेंज वाला आपके पास एरो है वो वेवी एरो
ठीक है, वो बाहर की तरफ जो है वो उन्होंने निकाला हुआ है। उसका मतलब है कि एनर्जी रिलीज हो रही है, इमिट हो रही है। एब्जॉर्प्शन में जो है वो पॉइंट नंबर 5, इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन ऑर्बिट ऑफ अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम, कि इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा होता है, ठीक है, हरकत कर रहा होता है, वो खास उसका एंगुलर मोमेंटम भी जो है वो फिक्स्ड होता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम क्या है? mvr। m मतलब उस इलेक्ट्रॉन का मास, v मतलब उसकी वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से वो घूम रहा है, और उसका रेडियस के कितने जो है वो न्यूक्लियस से कितने फासले पे घूम रहा है। ठीक है, mvr इज इक्वल टू nh/2π। n जो है वो आप लोगों का क्वांटम नंबर है, यानी कि किस शेल में जो है वो घूम रहा है। पहला जो न्यूक्लियस के सबसे करीब वाला शेल होगा उसका क्वांटम नंबर 1, अगले वाले का 2, उससे अगले वाले का 3। ठीक है, इसी तरह से ऑनवर्ड जो है वो चलता जाता है। तो एन एच जो है वो आप लोगों का प्लांक कांस्टेंट, यहाँ पे उसकी वैल्यू लगा देनी है। 2 तो कांस्टेंट है और पाई की वैल्यू भी आप लोगों को पता है। where n is the quantum number or shell number having the value 1, 2, 3 and so on। यहाँ तक जो है वो बोहर के पोस्टुलेट्स खत्म हो जाते हैं। 9th क्लास आप लोगों ने इन पोस्टुलेट्स को आगे पीछे नहीं करना, इस सीक्वेंस को आप लोगों ने इसी तरह से मेंटेन करना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करना पॉइंट्स का। ठीक है, व्हाट इज क्वांटम? क्वांटम मीन फिक्स्ड एनर्जी। क्वांटम का मतलब होता है फिक्स्ड एनर्जी। इट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये बहुत ही कम छोटी मिकदार होती है एनर्जी की। डैट कैन बी इमिटेड, जो कि इमिट होती है, खारिज होती है, और एब्जॉर्ब एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में या वो एब्जॉर्ब होती है या वो इमिट होती है, तो उसको आप लोग कहते हैं क्वांटम। डिफरेंस बिटवीन रदरफोर्ड एंड बोहर एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल का डिफरेंस जो है वो अब हम पढ़ेंगे। पहला डिफरेंस है रदरफोर्ड का, इट वाज बेस्ड अपॉन क्लासिकल थ्योरी। ठीक है, जो रदरफोर्ड ने कहा कि उसकी थ्योरी जो है वो बेस करती थी, उसकी बुनियाद थी क्लासिकल थ्योरी, जबकि बोहर के मॉडल की बुनियाद जो है वो है क्वांटम थ्योरी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने ये तो कह दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमता है, लेकिन कहाँ घूमता है उसने ये नहीं बताया। ठीक है, अब बोहर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, कि ये रदरफोर्ड ने बात बिल्कुल ठीक की है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द ही घूमता है, लेकिन इन ऑर्बिट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी। लेकिन उसने ये भी बताया कि ऑर्बिट में घूमता है जिसकी एनर्जी फिक्स होती है। पॉइंट नंबर 3, नो आइडिया अबाउट ऑर्बिट वाज इंट्रोड्यूस। बोहर ने जो रदरफोर्ड ने जो है वो कोई आइडिया नहीं दिया था ऑर्बिट के बारे में, लेकिन बोहर ने ऑर्बिट का आइडिया तो दिया ही था, लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी बता दिया था कि ऑर्बिट हैड एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट्स के एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, एटम शुड प्रोड्यूस कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग जो है वो एटम को कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, जबकि बोहर के अकॉर्डिंग जो है एटम शुड प्रोड्यूस लाइन स्पेक्ट्रम। बोहर के अकॉर्डिंग जो है वो एटम को लाइन स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एटम शुड कोलैप्स। रदरफोर्ड ने कहा कि एटम तो फना हो जाता है। ठीक है, जैसे वो कह रहा था कि मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनर्जी खारिज करता है, तो एक वक्त ऐसा आना था जब उसकी खत्म हो जानी थी एनर्जी। लेकिन बोहर ने ये कहा कि एटम शुड एग्जिस्ट, एटम कभी भी फना नहीं होता, वो एग्जिस्ट करता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज जरूर हो जाता है। डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल, यही इनकी डेफिनेशंस भी हैं। तीनों पॉइंट्स को इकट्ठा करके लिख दें तो इनकी डेफिनेशंस बन जाएगी। ठीक है, तो शेल की डेफिनेशन है, शेल आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। शेल जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो एनर्जी लेवल्स हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन घूमता है, उसको आप लोग कहते हैं शेल। सब शेल क्या है?
Subshell is the position in shell at which more possibility of finding electron. Shell में वो जगह, वो पोजीशन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की ज़्यादा चांसेस होते हैं, उस पॉइंट को आप लोग कहते हैं सब शेल। फॉर एग्जाम्पल पूरा घर है, ठीक है, और उसमें एक रूम है जो आपका स्पेसिफिक है, आप वहां पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो रूम, पूरा घर जो है वो एज अ शेल वर्क कर रहा है, और आप जहां ज्यादा पाए जा रहे हैं आपका रूम वो एज अ सब शेल वर्क करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर। शेल को आप लोग कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि सब शेल को आप लोग स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल KLMN, ये कैपिटल मैंने लिखे हैं, आप लोगों को नजर आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सब शेल SPDF, ये सारे के सारे क्या हैं, ये मैंने स्मॉल लिखे हैं, तो ये क्या है, सब शेल्स। अब एनर्जी लेवल्स की बात करेंगे हम। फर्स्ट एनर्जी लेवल जो है वो कहलाता है K शेल। इट हैज द लोएस्ट एनर्जी, क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब होता है तो इसकी एनर्जी सबसे कम होती है। जिसकी एनर्जी जितनी कम होती है वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो सेकेंड एनर्जी लेवल इज L शेल। इट हैज मोर एनर्जी देन द K शेल, इसकी एनर्जी K शेल से ज्यादा होती है। थर्ड एनर्जी लेवल इज द M शेल। इट हैज मोर एनर्जी देन K एंड L शेल, इसकी एनर्जी K से भी और L से भी ज्यादा होती है। उसके बाद आ जाता है फोर्थ एनर्जी लेवल इज N शेल। इट हैज मोर एनर्जी देन K, L एंड M शेल, इसकी एनर्जी जो है वो K, L और M से भी ज्यादा होती है। अब सामने मैंने आप लोगों का डायग्राम भी बनाई हुई है, उसमें आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो न्यूक्लियस के सबसे करीब है वो उसके साथ जो है वो लिखा हुआ है पिंक से K और आगे L, फिर M, फिर N, ठीक है। तो ये इसके जो है वो शेल्स हैं और इन्हीं को ऑर्बिट्स भी कहते हैं। अब आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो शेल है उसमें सब शेल कितने कितने होते हैं, ठीक है, तो और उसमें कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो शेल में इलेक्ट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला है 2n²। उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल। सब शेल में यानी कि S में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 होते हैं, D में 10 और F में 14, ठीक है। अब नीचे मैंने टेबल बनाया हुआ है। K शेल में एक ही सब शेल होता है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। L शेल में 2 सब शेल होते हैं, उसमें S और P होता है और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। M में 3 सब शेल्स होते हैं, S, P, D और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। और फोर्थ वाला है N, इसमें S, P, D, F 4 सब शेल्स होते हैं और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है। अब आपने इनको टोटल कर लेना है कि किस तरह से जो है ये बन रहे हैं। S में भी डाल देने, P में भी डाल देने, D में भी और F में भी, फिर उनको प्लस कर लेना है तो वो 32 बनेंगे, ठीक है। तो उसमें M में भी जो है वो S में, P में, D में डाल के टोटल कर लेना है तो वो 18 बनेंगे। या फिर 2n² से जो है वो आप लोगों ने निकाल लेना है। n जो है वो आप लोगों के पास, ये मैंने फर्स्ट वाले कॉलम में n वैल्यू लिखी हुई है। K की n वैल्यू है 1, L की 2, M की 3 और N की 4। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई कि A में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं, P में कितने आने हैं, सब शेल में कितने आने हैं और शेल्स में कितने आने हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल गई हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन असल में इलेक्ट्रॉन्स की तकसीम है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन है। कहाँ पे? अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द, किस में? वेरियस यानी कि मुख्तलिफ शेल्स में या सब शेल्स में। अब किस के लिहाज से करनी है तो वो है अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी, उनकी बढ़ती हुई एनर्जी के अकॉर्डिंग जो है के मुताबिक जो है वो आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन की तकसीम करनी है न्यूक्लियस के गिर्द, तो उसको आप लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
यहाँ पे जो आप लोगों को डायग्राम नजर आ रही है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है अकॉर्डिंग टू शेल, यानी कि शेल में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स फिल किए हुए हैं। ये कार्बन का जो है वो मैंने यहाँ पे एटम जो है वो लिखा हुआ है, जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि कार्बन के पास 6 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। लोगों ने फिलिंग स्कीम या फिलिंग सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल, और ये पहला मेथड है, मेथड नंबर 1, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन की तकसीम कैसे करनी है, या तो आप लोगों को इस तरह से सारे सब शेल्स को लिखना पड़ेगा, और ये अकॉर्डिंग टू सब शेल है, ठीक है। ये जो आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम बेसिकली लिखते हैं वो अकॉर्डिंग टू सब शेल लिखते हैं, ठीक। तो इसलिए जो है वो आप लोगों को सारे सब शेल इस तरह से लिखने पड़ेंगे, फिर इस तरह से उनकी जिस तरह से एरो लगे हुए हैं, ठीक है। ये नीचे की तरफ जो है वो एनर्जी इंक्रीजिंग जो है, जिधर उसकी टेल है वो लोअर एनर्जी पे है और जिधर उसका हेड है वो हायर एनर्जी पे है, ठीक है। तो इस तरह से करके तो फिर आप लोगों को एक सीक्वेंस जो है वो जनरेट करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देखेंगे। तो इसलिए जो है वो मैंने आप लोगों को जो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों के पास सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाई है और करवानी भी है। अब देखें ये सेकंड मेथड है जो आपने पहली स्लाइड में देखा, वो सारा करके आप लोगों को फिर इस तरह से इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो आप जो है वो फर्स्ट टाइम में ही इसको इस तरह से अरेंज कर लें, ठीक है। अब इसको याद रखने का भी बहुत आसान मेथड है। देखें यहाँ पे लिखा हुआ है SS स्टार्ट में, ठीक है। स्कूल स्कूल, पंजाब स्कूल पंजाब स्कूल, डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्कूल डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्कूल, फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्कूल फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट पंजाब स्कूल, ठीक है। समझ आ रही? 2-2 दफा रिपीट करना है, एक एक शेल को बढ़ाते जाना है, सब शेल को बढ़ाते जाना है और 2-2 दफा रिपीट करना है। अब ये तो आप लोगों ने वर्ड्स लिख लिए। अब जब आप लोगों ने इसके साथ नंबर्स लगाने हैं तो एस को आप लोगों ने 1 से शुरू करना है, 1 से शुरू करना है और ऑनवर्ड जितने भी एस आते जाएंगे उनके साथ जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर के साथ जो है वो नंबर लगाते जाना है। पी को आप लोगों ने 2 से स्टार्ट करना है, इसी तरह से पी मैंने जो है वो रेड कलर से जो है वो शो किए हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है वो डी को आप लोगों ने जो है वो 3 से स्टार्ट करना है, जो कि मैंने ग्रीन कलर से इसमें शो करवाए हुए हैं। और एफ को आप लोगों ने 4 से स्टार्ट करना है, जो कि मैंने ब्लैक कलर से शो करवाए हैं। एस हम लोग उस 1 इसलिए उसके साथ लगाते हैं क्योंकि वो फर्स्ट शेल से ही जो है वो ऑनवर्ड आगे आता है, ठीक है। और पी जो है वो दूसरे शेल से स्टार्ट होता है, जैसे आपने पीछे टेबल में देखा। डी तीसरे शेल से होता है, एफ जो है वो 4th वाले शेल से होता है, तो इसलिए इनके साथ वही वाला इनका क्वांटम नंबर जो है वो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ऑफ सोडियम एंड सोडियम आयन, सोडियम एटम की भी है और सोडियम आयन की भी है। ये दोनों एग्जाम्पल जो है वो मोस्टली बोर्ड के पेपर में रिपीट होती हैं, तो आप लोगों ने एटम के हवाले से और आयन के हवाले से दोनों तरह से जो है वो याद कर लेनी है। सोडियम के पास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन्स और 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मैंने देखे लिखी हुई है 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ पे आप लोगों ने अब वो याद रखना है कि S में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P में 6, D में 10 और F में 14। अब ये सीक्वेंस के लिए जो है वो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, आपने 4-4 के डिफरेंस से जो है वो याद कर लेना है, ठीक है। तो S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, तो हमने कहा 1s2। फिर अगला S ही है तो उसमें भी 2 ही डालें, चाहे वो 2 वाला है 3 वाला है, जो मर्जी है। फिर आया 2p, p में ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, तो अब देखें 2 2 4 और 6 10 हो गए। अब 11 डालने थे आप लोगों ने, तो एक बचा, आपने वो किस में डाल दिया 3s1 में,
अब लास्ट वाले S में 1 इलेक्ट्रॉन इसलिए डाला है क्योंकि आपके पास है ही 11। अगर 12 होते तो आप उसमें 2 डालते, आपके पास है ही 11, इसलिए 3S में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब सोडियम आयन की देखें, जब प्लस का साइन होता है तो आप लोगों को पता है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो +1 है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन एक माइनस कर देना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब 10 के हवाले से लिखनी है तो आप लोग ऊपर वाली ही जो है वो याद रखें, उसमें से एक कम कर दें, तो 3S1 वाला जो है वो सब शेल नहीं आएगा, बाकी तीनों सब शेल्स आएंगे, तो आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएंगे। अब क्लोरीन वाले को देखें, इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, और ये टोटल हो गए 17। Cl- यानी कि क्लोराइड आयन। अब माइनस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो एक आपने इसमें प्लस कर देना है, तो कितने हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब ऊपर वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को ध्यान में रखते हुए 3p5 था, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 6 आ सकते हैं, तो हमने फिर एक इसमें ही इंक्रीज कर दिया, तो आपके पास इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन बन गई 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। पे एक प्रॉब्लम भी है जो आप लोगों के पास आप बुक में जो है वो एग्जाम्पल नंबर 2.3 है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा हुआ है एन एलिमेंट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, एक एलिमेंट है उसके एम शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप बताएं उसका एटॉमिक नंबर क्या है। अब सोल्यूशन क्या है? When there are 5 इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल, ठीक है, अगर एम में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब है उसका के भी फिल है, उसका एल भी फिल है, तब तक इलेक्ट्रॉन जो है वो अगले शेल में नहीं जाते जब तक उसका पिछला शेल जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, ठीक। तो के और एल कंप्लीट है, तो के में ज़्यादा से ज़्यादा 2 आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, और एम में उन्होंने बताया दिया हमें कि 5 जो हैं वो उसके पास मौजूद हैं, तो इन सबको प्लस कर देना है। 2 + 8 + 5 = 15। Therefore एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट इज 15, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आया 15, जो कि फास्फोरस का होता है। थैंक यू 9th क्लास।